तेजी तेजी तूल पकड़ रही है और तेजी में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, कोई मतलब नहीं। अब सब धुलने की तैयारी हो रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के साथ शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट तो उसी का है। और नीचे टिकर टीम सारी डिटेल्स आपके लिए चला रही है। कल देर रात अपडेट आया कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती साहब अपने चेयरमैन पद से इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस्तीफा दे रहे हैं। और उस चिट्ठी में, वो चिट्ठी बैंक ने पोस्ट करी है, अपडेट दिया है एक्सचेंजेस को। उनका कहना है कि कुछ सर्टेन हैपनिंग्स और प्रैक्टिसेस बैंक में जो हो रही थी, जो मैं पिछले 2 सालों से देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, वो मेरे पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के हिसाब से नहीं थी। और यही रीजन है मैं चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 17 तारीख की वो चिट्ठी डेटेड है, परसों की। कल शाम 18 देर रात को अपडेट आया एचडीएफसी बैंक की तरफ से कि आरबीआई ने केकी मिस्त्री साहब को बतौर इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन बनने के लिए आज से मंजूरी दे दी है 3 महीनों के लिए। अब अतानु चक्रवर्ती साहब ये कहते हुए चले गए, और हैं सीजन्ड ब्यूरोक्रेट। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एचडीएफसी बैंक में बतौर चेयरमैन आए थे 2021 में 3 साल के लिए। उसके बाद फिर 3 साल का एक्सटेंशन मिला था और 2027 तक चेयरमैन रहने वाले थे। इन्हीं के अंदर आपने वो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड का मेगा मर्जर होता हुआ देखा। बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई है, बड़ा वेग सा लेटर है। अब क्या उनको ये प्रॉब्लम्स, अगर चेयरमैन थे, कुछ प्रॉब्लम्स दिखी थी, तो उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की जरूरत नहीं थी? क्या एटलीस्ट जब जा रहे थे तो उसे डॉक्यूमेंट करके, आइडेंटिफाई करके छोड़ के जाते? तो अब 2 साल बाद उन्होंने फाइनली फैसला लिया, यानी कि 2 साल से उनको ये गड़बड़ियां दिख रही थी, या जो भी उनको दिख रहा था वो 2 साल से चले जा रहा था। तो बहुत सारी इश्यूज हैं, और बाजार को क्या है, ये अनसर्टनिटी, एम्बिग्यूटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब आपके जहन में भी 10 तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे मेरे जहन में उठ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक पे ऐसा क्या हो गया। ये प्रॉब्लम होने वाली है अब इस स्टॉक के साथ, और ये प्रॉब्लम उस कंपनी के साथ हो रही है, देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से 19 लाख करोड़ की कंपनी। वो तो लकीली इसका वेटेज ऑफ लेट रिड्यूस हो गया भाई साहब। एक समय में निफ्टी बैंक का 32% इसका वेटेज था, आज रिड्यूस होकर 19% पे, लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक का 19%, निफ्टी 50 का 7-8% वेटेज रखने वाला। तो आज ये सबसे बड़ी दिक्कत शेयर बाजारों के लिए, सबसे बड़े एक्सीडेंट की हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत हो गई है ये कच्चा तेल का जो खेल चल रहा है, और सारा ये जो ग्लोब के समीकरण, पता नहीं फेड की बात करने की जरूरत भी है, उस पर रिएक्ट भी करूंगा, फिर भी उस पर भी चर्चा कर लूंगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मुज, भाई साहब क्या हो गया ये? $110 और हेडलाइंस में ना जाने क्या क्या मेंशन्ड है। क्या हुआ ये रात में? गुड मॉर्निंग आशीष। पशुपेश, मेरा भी बिल्कुल आप जैसा ही है। कहाँ से शुरू करूँ? प्रॉब्लम वही है क्योंकि कल जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, कम से कम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं हो रहे, हो गया कल। पहले तो इजराइल ने ईरान की जो साउथ पार्स गैस फील्ड है उस पर हमला किया। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान की सबसे बड़ी गैस सप्लाइंग गैस फील्ड है, जहाँ पे 730 मिलियन क्यूबिक मीटर रोज़ाना का उत्पादन होता है। और ना सिर्फ उनके डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, बल्कि तुर्की और इराक को भी एक्सपोर्ट किए जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये साउथ पार्स गैस फील्ड। उस हमले के जवाब में कल ईरान ने जवाबी हमले में रास लफान, जो कि कतार की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर मिसाइलें दागी। एक मिसाइल जाकर के वहाँ पर लगी है, 4 को इंटरसेप्ट किया गया। और रास लफान जो है गैस फील्ड, कतार एनर्जी की सबसे बड़ी गैस फील्ड जो है, वो पहले से ही बंद थी। जब से युद्ध की शुरुआत हुई थी तब से ही उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि शुरुआती हमले वहाँ भी हुए थे, और उसके बाद फिर जाकर के उसे जो है फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया गया, और फिर आगे की कहानी जो है वो बनी थी। वहाँ पर फिर से हमले हुए, और ये कल ईरान ने चेतावनी दी भी थी कि आपने हमारे एनर्जी ठिकानों पर हमला किया है। उसके बाद अब जो है यूएस
इंटरेस्ट रखने वाले जितने भी एनर्जी ठिकाने हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स बन चुके हैं, एक जायज़ टारगेट बन चुके हैं। वो कौन से ऐसी जगहें हैं? एक तो ये रास लफान रिफाइनरी तो है ही, उसके अलावा एक मिसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है कतार में, उसका नाम शामिल किया गया है। एक सामरेफ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सऊदी अरब में, उसका नाम शामिल किया गया है। और अल होसन गैस एसेट्स जो है संयुक्त अरब अमीरात, ईरान ने जो कहा है जहां अटैक करूंगा मैं, जहां अटैक हम कर सकते हैं, ये लेजिटिमेट टारगेट्स बन चुके हैं। तो अब इन सभी जगहों को खाली करवा दिया गया है, इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन अब तक उन जगहों पर हमलों की कोई जो है खबर अब तक आई नहीं है। इसी हमले के बाद सिटी ग्रुप ने भी कल अपनी एक नोट में ये लिख दिया कि ब्रेंट की कीमतें जो है फिलहाल जो 110 112 के आसपास चल रही है, वो दूसरी और तीसरी तिमाही में, यानी कि कैलेंडर ईयर की दूसरी और तीसरी तिमाही में $130 का औसत रख सकती है तेल की कीमतें, अगर इसी तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले चलते रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए बंद रहा, तो तेल की कीमतों में इस तरह का उफान देखने मिल सकता है। तो ये तो सिटी की चेतावनी थी, और कल इन्हीं सब बातों की वजह से एक ट्रिपल वैमी आप कह लीजिए वॉल स्ट्रीट के लिए, तो ट्रिपल वैमी थी। ट्रिपल वैमी ये थी कि तेल की कीमतें बढ़ गई, फेड ने जो है अनुमान मुताबिक ब्याज दरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, और तीसरा जो बड़ा दिक्कत का मामला ये था कि महंगाई के आंकड़े जो थे वो बेहद ख़राब थे। तो पहले फेड की बात कर लेते हैं। अनुमान मुताबिक कोई ब्याज दरों में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। सरप्राइजिंगली इस बार स्टीफन मिरन को छोड़कर बाकी सभी ने स्टेटस क्वो के पक्ष में वोट डाला, और साथ ही साथ जेरोम पावल ने 4 बड़ी बातें कही। पहली बात ये कि महंगाई जिस तरह से हम सोच रहे थे उतनी नीचे नहीं आई है, अगर ये ऐसा चलता रहा तो इस साल ब्याज दरों में कटौती की आप कोई उम्मीद मत रखिएगा, ये पहली बात। दूसरी बात कि हम एक मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर हमें 2 चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना है। 2 चीज़ें ये कि एक तरफ लेबर मार्केट के रिस्क जो है वो डाउन साइड पर है, जहां पर ब्याज दरों में कटौती की जाए, और दूसरी तरफ महंगाई की रिस्क जो है वो अपसाइड पर है, जहां पर कोई छेड़छाड़ ना हो ब्याज दरों के साथ या फिर ब्याज दरें बढ़ाई जाए। तो ये दोनों तरफ के मामले हम संभाल रहे हैं। तीसरी बात ये कि जब तक केविन वॉर्श का सेनेट से कंफर्मेशन नहीं आ जाता, वो फेड चेयर बने रहेंगे, और जब तक उनके खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो जांच चल रही है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो उसमें से क्लियर नहीं हो जाते, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी बने रहेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2000 चेयरमैन पद से टेन्योर खत्म होने के बाद ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंटिन्यू कर रहे होंगे, वो 2028 तक उनका कार्यकाल है, तो वो वहां पर बने रहेंगे। और आखिरी बात सबसे बड़ी ये उन्होंने कही कि स्टैगफ्लेशन की जो बात चल रही है, स्टैगफ्लेशन का जो टर्म है वो अभी हम यूज नहीं करेंगे, वो और ज्यादा मुश्किल हालातों के लिए है। स्टैगफ्लेशन मतलब अर्थव्यवस्था चल नहीं रही और महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी जो है वो पूरी उस तरह से है, लेबर मार्केट जो है वो उस तरह। तो ये सारी बातें जेरोम पावल ने कही। और महंगाई का जो आंकड़ा आया 0.3% के अनुमान थे महीने दर महीने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के, 0.7% का आंकड़ा निकल कर आया। कोर पीपीआई 0.5 की आई है महीने दर महीने, 0.3 के अनुमान यहाँ भी थे। और साल दर साल अगर आप देखें तो 3.4 का आंकड़ा आया है, और कोर पीपीआई तो 3.9 की आई है। आपके लक्ष्य जो है 2% के है। तो इस तरह से महंगाई का आंकड़ा निकल कर आया। लेकिन एक बात और कि ये सारा मामला जो है पिछले महीने का है, युद्ध की हमने फैक्टर इन अभी तक की नहीं है, तो शायद अगले महीने के जब आंकड़े आएंगे तो ये और खराब निकल कर आ सकते हैं। हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी सबके ऐसी ये तो ये एक उस वजह से सारी बाजार की कल पिटाई हुई। और कल बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स, आज तो और भी बड़ा दिन है क्योंकि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक सबके नतीजे आने हैं। तो सेंट्रल बैंक डे जैसे आप कह रहे थे आज भी सेंट्रल बैंक दिवस, हाँ। तो ये तो वो है, और तेल की कीमतें हैं, और ये सारी बातें जिसकी वजह से बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ये है सारे अपडेट्स आपके लिए भाई साहब। कच्चा तेल उबाल पे, उस सारे इश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही था। कल सुबह चर्चा हो रही थी कि इंडियन क्रूड बास्केट कहाँ चला गया है, अब समीकरण और बिगड़ रहे होंगे, तो वो सरदर्द है, एचडीएफसी बैंक का सरदर्द है। और कल का इंटरडे स्क्रीन पे रखिएगा, 3 दिनों की रिकवरी, फाइनली वो रेजिस्टेंस के साथ मुलाकात हुई जिसकी चर्चा हो रही थी। वो 23,800, 850, 900 के ब्रैकेट, वहीं पे इंपॉर्टेंट एवरेजेस खड़े हुए थे। वहीं पर जाके मार्केट ने उस रेजिस्टेंस बैंड पे जाके स्ट्रगल दिखाया और मामला वहीं ठंडा पड़ा। मेरे ख्याल से कल वीरू ने 12 बजे के शो में ये चर्चा भी करी थी, जो कुछ इस करंट सेटअप पे आप उठा सकते थे उठा लिया है, 23,808 से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। ये मेरे ख्याल से कल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में चर्चा हो रही थी। वीरू गुड मॉर्निंग, ये चर्चा हुई भी थी, मामला वहीं पस पड़ा भी, और आज 525 पॉइंट के डिक्लाइन की करनी है तैयारी हमको। भाई साहब करना क्या है? और सुबह का टाई बदल ली फटाफट माहौल देख के? नहीं, मैं आज लाल पेन सोच के आया था, लाल पेन हुआ। अच्छा, क्योंकि कल ब्लू पेन रखी थी ना ऑलरेडी, है ना, तो आज ब्लू पे रेड था। खैर आशीष, देखिए
ये रिवर्सल पूरा का पूरा जनरेट हुआ था एक बहुत ही एग्जॉस्ट टायर्ड ओवरसोल्ड जोन से 23,000। लॉन्ग का स्कोप बन रहा था 23,300 के ऊपर, 500 मिला, 800। कल आपको याद होगा सुबह जब मैं बात कर रहा था कि यक्ष प्रश्न ये है कि क्या हमें टेंडिमा मिलेगा। मिला, मोर और लेस मिला। कल 23,906 पे टेंडिमा लाइन